ऑल राइट। रागिनी नायक, रागिनी मैं पहले चाह रहा हूं ये जो आज सुबह अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जरा इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं हमारा क्या मसला है, आप हर चीज में बीजेपी और सरकार को घेर लेते हैं, इनकम टैक्स से निपटिए जाकर। मानक, आज फैज की उन पंक्तियों से शुरू करती हूं कि निसार तेरी गलियों के है वतन के जहां चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले। तो भैया किसान आंदोलित हो रहे हैं तो आंसू गैस के गोले छोड़ दो, छर्रे मारो, रबड़ की गोलियां मारो, लाठियां भांजो, सर फोड़ दो। नौजवान अगर बैठ जाते हैं जंतर मंतर में आके रोजगार मांग रहे हैं आपसे तो उनको जेल में डाल दो, उनके ऊपर केस कर दो। महिलाएं अगर चित्कार कर रही हैं हाथरस से लेकर मणिपुर तक अपनी अस्मिता के लिए गुहार लगा रही हैं तो आतताइयों के पक्ष में खड़े हो जाओ। कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद और बहुत लंबी फहरिस्त है। और विपक्षी दल जैसे जैसे जीत के करीब पहुंचते दिख रहे हो तो येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके उनकी राह में कांटे बिछाने और रुकावटें पैदा करने के खेल खेलने लगो। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इनकम टैक्स को अभी तक याद नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस और जो 4 हमारे प्रमुख अकाउंट हैं उनमें से इनकम टैक्स के रिटर्न भरे नहीं जा रहे। चुनाव की घोषणा से कुछ हफ्ते पहले ही इनकम टैक्स जागृत हो गया। तो ये जागृत करने के पीछे कौन है? आपको लगता है कि क्या देश की जनता ये समझती नहीं है? और जो देश की जनता को मूर्ख समझता है वो अंत में खुद बुड़बक बनता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है मानक। और फिर देख लीजिए, ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसी आज कहेंगे उनसे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, सब अपने आप काम कर रहे हैं। तभी एक ही दिन में वहां हेमंत सोरेन, यहाँ अरविंद केजरीवाल, उधर लालू प्रसाद यादव को एक ही दिन समन पहुंच जाता है। लेकिन ये तो संयोग है, इसे हम प्रयोग नहीं कह सकते। तो मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद जी अगर उनकी पार्टी, उनकी सरकार का कोई लेना देना नहीं था तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन के काहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? अरे आपने आरोप लगाया तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए ना, वो तो घर बैठते। अरे जो जिस आरोप में दम ही नहीं उसको काहे खारिज करने के लिए आ गए? आरोप में दम था और इसीलिए उनको तिल मिलाकर और बिल मिलाकर आकर ये प्रेस वार्ता करनी पड़ी। अब आप एक चीज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, असंवैधानिक तरीके से काला बाजारी, मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को बढ़ावा देते हुए जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा इकट्ठा किया वो चुनाव में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन क्राउड फंडिंग के जरिए पूरी पारदर्शिता के साथ कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में जो पैसा है उसको आप फ्रीज कर देते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज नहीं हो रहे हैं, लोकतंत्र फ्रीज हो रहा है। और अगर सरेआम लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जाएगी मानक, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर, सदन से लेकर संसद तक ईंट से ईंट बजाने का मादा रखती है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का। अब मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी जल्दी से कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र में और चुनावी राजनीति में पारदर्शिता के महत्व को दिखाया है। एक तरफ 2017 में ये संशोधन लाके 5 बड़े कानूनों में संशोधन लेकर आए, एक दो नहीं। आरबीआई एक्ट में संशोधन आया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को इन्होंने बदला, आईटी एक्ट को इन्होंने बदला, कंपनीज एक्ट को इन्होंने बदला, एफसीआरए के कानून को इन्होंने बदला और मनी बिल के तौर पर ले आए कि हर हाल में पास हो जाए। और आपने जो आंकड़े दिखाए, 9,191 करोड़ की डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड से आती है, जिसका 57% पैसा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। 57%। तो किसको फायदा हुआ? और अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्विड प्रो को बढ़ावा मिलता है तो जनता को पता चलना चाहिए ना कि जो पैसा दे रहा है उसको उसके बदले में क्या मिल रहा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप सबसे ज्यादा किसके ऊपर लगा है अभी? 32,000 करोड़ का। ये मोदी जी जो भाषण में बोलते हैं ना, मित्रों मित्रों, ये मित्रों को क्या फायदा हो रहा है ये पता तो चलना चाहिए देश की जनता को। छुपाना क्यों है, ये आज सबसे बड़ा सवाल अच्छा, ठीक है। और दूसरी एक लाइन और जोड़ूंगी, फिर आप आगे चले जाइएगा। देखिए, 2017 में कांग्रेस पार्टी ने जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए विरोध किया। 2019 में हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि अगर सरकार आएगी तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खत्म करेंगे। हमारा जो रायपुर का अधिवेशन था उसके रेजोल्यूशन में हमने लिखा कि फुली फ्लॉड और फुली करप्ट प्रैक्टिस है। और मैं जो पूर्व उप निदेशक साहब बैठे हैं मोहम्मद अमीन जी, उनकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि इलेक्शन कमीशन 2017 में इलेक्शन कमीशन ने कहा लीगल अमेंडमेंट्स एग्जेम्प्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम डिस्क्लोजिंग इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशंस इज अ रेट्रोग्रेड स्टेप। पिछड़ा है, ये पीछे की तरफ ले जाता है, ठीक नहीं है। और ये तक कहा
कि लॉ मिनिस्टर शुड रिकंसिडर एंड मॉडिफाई, तो आपको बचने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन कह चुका है, आरबीआई कह चुका है कि मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ मोदी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है, तो माना कि देखना पड़ेगा। ओके रागिनी, दो चीजें ओके, पहली अब सरकार इसे मानती है या पारदर्शिता के बजाय गोपनीयता को बढ़ावा देते हुए निरस्त करती है, ये देखना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ा प्रश्न है जिससे आज भाजपा के प्रवक्ता भागे हैं और इसीलिए आपके डिबेट में नहीं। अच्छा ठीक है, अब आपने कहा कि बीजेपी को 57% डोनेशन मिल गया टोटल डोनेशन में से। आपको भी पता है रूलिंग पार्टी को हमेशा ज्यादा मिलता है। 10 साल यूपीए की सरकार थी, तब के आंकड़े उठा के देख लीजिए, आपको कितना मिला, बीजेपी को कितना मिला और बाकी पार्टियों को कितना मिला। इस आंकड़े में आप ये मत ढूंढिए कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से ज्यादा फायदा हो गया। हमेशा रूलिंग पार्टी को ज्यादा मिलता है। नंबर दो, हाँ उसका भी जवाब दीजिएगा। और नंबर 2, रागिनी, इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से आने से पहले कैसे पार्टियों की फंडिंग होती थी सब जानते हैं। ब्लैक मनी का किस तरह बोलबाला था सब जानते हैं। तो इसका स्वागत करने के बजाय, इसमें इंप्रूवमेंट या सुधार सुझाने के बजाय सिर्फ पूरी तरह से इसको अपोज कर देना, इसका विरोध कर देना कहां तक सही है? अच्छा चलिए, बहुत आपने 2 सवाल पूछे, अच्छे सवाल है। पहली बात, अगर सुधार और सुझाव चाहती मोदी सरकार तो क्या इस पर बातचीत नहीं करती? आज किसानों का अधिकार देना है तो पहले बातचीत करनी है, किसानों से भी करनी है, राज्यों से भी करनी है। भूमि अधिग्रहण का बिल लाते हुए बातचीत नहीं करनी थी किसी से, विधेयक लाते हुए, माफ कीजिएगा, वो यूनिलैटरल डिसीजन हो जाता है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके आए, आपने क्या दूसरे राजनीतिक दलों से बात की? आपने बिठाकर अक्रॉस द टेबल डिस्कशंस किए? नहीं किया। ये सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी है। और कांग्रेस पारदर्शिता में कितना विश्वास रखती है ये तो हमने 2005 में बता दिया था, जब हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेके आए। हमने कहा कि हर जानकारी जो सरकार कर रही है वो सार्वजनिक होनी चाहिए, जनता को पता चलनी चाहिए। और भैया ऐसा क्या है आपके पास छुपाने के लिए जो आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते? ये तो पूछा जाना पड़ेगा ना। और मुझे एक और बात बताइए, ये क्विड प्रो को में आपने कहा कि अगर विपक्षी दल को पैसा नहीं मिला है, सत्ता दल को मिला है, कल विपक्षी दल सत्ता में आ जाएगा तो कुछ पीनलाइज कर सकता है। तो ये चलिए, ये भी बात आपकी मान ली, तो ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि सत्ताधारी दल कितना कुछ दे सकता है क्विड प्रो को में, तभी उसको इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है। और मैं तो इसे कांग्रेस पार्टी की भी बहुत जैसे इसका एक उदाहरण देता हूं, गौतम अडानी के पीछे कांग्रेस पार्टी और बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हाथ धो के पड़ी हैं। उनको पता है कि रूलिंग पार्टी के उनके अच्छे संबंध हैं। इसी तरह कल को अगर सारे के सारे उद्योग घराने जो रूलिंग पार्टी को डोनेशन देते हैं उनकी लिस्ट सामने आ जाए, कल को दूसरी इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाए, मान लीजिए, अच्छा हुआ, हाँ, अच्छा बताइए हुआ, तो क्या करेंगे आप उनके साथ? गौतम अडानी जी का नाम ले दिया, और मैं आपको साफ कर दूं कि किसी भी व्यापारिक घराने या व्यापारी के पीछे कांग्रेस पार्टी हाथ धोकर नहीं पड़ी है। लेकिन एक कॉम्पिटिटिव सिस्टम में मोनोपोली हो केवल एक बिजनेस ग्रुप की, ये कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है। और इसके खिलाफ हम लगातार बोलते रहेंगे अगर मोदी जी इसको बढ़ावा देते हैं, और दे रहे हैं। अच्छा हुआ आपने अडानी जी का नाम लिया। 32,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर आरोप अगर लगा हुआ है तो हमें पता चलना चाहिए कि मोदी जी अगर सारे पोर्ट, सारे रेलवे स्टेशन, सब कुछ अडानी जी के हवाले कर रहे हैं तो इसके बदले में अडानी जी कितना पैसा दे रहे हैं मोदी सरकार को और कितना पैसा आ रहा है, ये पता चलना चाहिए। और मुझे लगता है, एक आखिरी बात मैं कहूंगी मानक, कि ये बहुत बड़ी जीत लोकतंत्र की मैं इसे समझती हूं, क्योंकि जब हम जनतंत्र बोलते हैं ना तो पहले जन आता है, फिर तंत्र आता है। ये सारा तंत्र जो है वो जनता के लिए है। और अगर आप जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, धनराशि के मामले में गोपनीयता रखना चाहते हैं, तो जरूर दाल में काला है। मैं यहाँ कहूंगी मोदी सरकार की पूरी दाल काली। एक सेकंड, नहीं रागिनी, आपने यूपीए के समय या उससे पहले जब देश पर राज कर रहे थे, आपने क्या किया था बताइए लोगों को यह बताने के लिए कि कौन कौन उद्योग घराना कौन सी पार्टी को कितना पैसा दे रहा है? आज तक कभी पता चला है क्या? कितना कैश चलता था सबको पता है, ब्लैक मनी कितना था। मानक इसका पूरा, हाँ ठीक है, हम तो आरटीआई एक्ट लेकर आए हैं। अगर हम अपने गिरेबान में कुछ झांक ना सकते तो हम आरटीआई एक्ट क्यों लेके आते? सबसे पहली बात। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सरकार का एक बैंक एसबीआई जो है वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड आप खरीद सकते हैं और आप डोनेट कर सकते हैं। सरकारी बैंक की जानकारी सरकार को मिल सकती है, यानी कि सरकार को पता चल सकता है डोनेट कौन कर रहा है। जनता को पता नहीं चल सकता, दूसरे राजनीतिक दलों को पता नहीं चल सकता। तो ऐसे में पीनलाइज करने की या रिवॉर्ड करने की, इंसेंटिव देने की
क्विड प्रो को करने की हैसियत किसकी है? विपक्षी दलों की है या सरकार की है? ये तो बिल्कुल बहते पानी की तरह साफ बात है। और मैं मानक एक बात मैं बस ये कहूंगी कि ये मैं कांग्रेस पार्टी की भी इसे जीत मानती हूं। हमने क्राउड फंडिंग के जरिए देश को एक मानक स्थापित करके दिया कि ऐसे पैसा लेकर आइए, एक एक रुपया जो है वो पता चलेगा कहां से मिल रहा है, कौन दे रहा है। और इसीलिए मैं कहती हूं कि यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई, और यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल। ये कमल का फूल नहीं है, ये वो गुलाब का फूल है जो जैकेट में लगाते थे पंडित जी, और जिससे ईमानदारी, विकास और भाईचारे की खुशबू देश में फैलती थी। तो यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नई है ना अपनी जीत। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अनुपम मिश्रा, वैसे तो किसान आंदोलन, आरएलडी का एनडीए में आना, इन मुद्दों पर बहुत बहस हो चुकी है। आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर बताइए आपका क्या कहना है, आपकी पार्टी का स्टैंड, क्या आपका भी वही स्टैंड है जो सरकार का स्टैंड है? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सही है? मानव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने सुना आपकी बात, और मुझे लगता है कि इस वक्त देश के अंदर कोई भी ऐसा नागरिक या कोई भी ऐसा संस्थान व्यक्ति नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विपरीत हो। राजनीति में शुचिता एक बहुत ही आवश्यक तत्व है, और अगर वो नहीं है तो मुझे लगता है कि फिर राजनीति लोकतंत्र के उस मार्ग से बहुत पहले दिग्भ्रमित हो जाती है। इसलिए मैं, चाहे हमारा दल अभी औपचारिक रूप से हमने भले बात नहीं कही है, लेकिन आपके और सभी के उन कयासों को भी मद्देनजर रखते हुए कि जो भी सरकार ऐसी कोई अगर पॉलिसी लाती है और उस पर अगर कोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट आता है, उसको देखता है और सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आती है, तो ये विचारणीय है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दलों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें राजनीति में शुचिता के बहुत ही उच्च मानक स्थापित करने की आवश्यकता है। आज आम जनमानस का इतना राजनीति से मोह भंग हो चुका है, विचारधाराओं से मोह इतना भंग हो चुका है कि आम जनता के लिए बहुत मुश्किल घड़ी इस समय है। और रागिनी जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी सुन भी रहा था बातों को, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा रागिनी जी ये नहीं बता पाई कि जब इनकी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिल रहा था तो मैंने कांग्रेस पार्टी के किसी भी बड़े नेता से ये नहीं सुना कि वो ये कहता कि भाई नहीं ये गलत है, या वो अपनी तरफ से कोई एक ऐसी ट्रांसपेरेंट, एक ऐसा कोई व्यवस्था बनाते कि लोगों को पता चलता। विडंबना इस मुल्क की ये है कि जब हम सत्ता में होते हैं तब तो सब सही है, जब हम विरोध में होते हैं तो हम हर बात पे उंगली उठाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार की आलोचना अगर आप करते हैं, सरकार की उपलब्धियों को भी फिर आपको कंसीडर करना चाहिए। और इस वक्त ये जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी पार्टी की नहीं, लोकतंत्र में जितने भी राजनीतिक इस समय दल हैं, ये जिम्मेदारी उन सब के ऊपर है। ठीक है, बहुत बढ़िया अनुपम, की व्यवस्था का समर्थन करना चाहिए। ओके अनुपम, मैं दाद दे रहा हूं आपकी कि एनडीए में आ रहे हैं या आ गए हैं, दोनों में से कुछ भी मान लीजिए, उसके बावजूद आपने कहा कि हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और यह फैसला बिल्कुल सही है, यानी पता लगना चाहिए कौन किसको कितना पैसा दे रहा है। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी अगर विरोध कर रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का और सिस्टम नहीं था तो अपनी तरफ से बता देती कि भैया हमें यहां से इतना पैसा मिला है, बिल्कुल सही है। पर आपने बताया था क्या, आरएलडी ने बताया था क्या? आप जब आज स्वागत कर रहे हैं, आरएलडी ने आज तक कभी बताया क्या किससे कितना पैसा मिला? मानक जी, हमारा तो जो बॉन्ड है वो जनता से, किसानों से, आम जन से है, और जिस आप स्कीम की बात कर रहे हैं उसमें 1% आपने पहले ही बता दिया कि उसमें 1% की कंडीशन है। अभी हम 2022 में हम 2.85% आए, अब हमको बॉन्ड से मिलता तो हम बताते, अभी हमें बॉन्ड से मिला कहां, मिलने तो दीजिए। अरे भाई, बॉन्ड से मिलेगा तभी बताएंगे क्या? नैतिकता ये थोड़े होती है, हमारा वैसे मिल रहा है तो भी बताना चाहिए। जब आप देखिए, जब आप बुनियादी तौर पर ये मानते हैं कि कहां से किस पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है, ये वो बता दे जनता को। अब बॉन्ड से मिल रहा है, कैश से मिल रहा है, चेक से मिल रहा है, बैंक ट्रांसफर से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, बता दीजिए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा इलेक्शन कमीशन को हम लोग तो भर के पूरा दे ही देते हैं, पूरा वहां पर उपलब्ध है, कोई भी वेबसाइट पे जाए, खोले और देख ले। अच्छा ठीक है, ओके।